आज हम बात करने जा रहे हैं मुश्ताक सर से। तो मैं मुश्ताक सर से पूछना चाहूँगा, सर आप प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुश्ताक अली है और मैं बॉटनी में एमएससी हूँ अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। और अभी हाल ही में मैं लोक सेवा आयोग का जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया हूँ। जी सर। जी। तो सर आप अपने बचपन के जीवन के बारे में कुछ बताइए। बचपन तो हम लोग का गांव के प्राइमरी स्कूल से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। फिर गांव के प्राइमरी स्कूल से निकलने के बाद जनता इंटर कॉलेज रामकोला से मैंने कुछ पढ़ाई की है। उसके बाद उदित नारायण इंटर कॉलेज पडरौना से मेरा इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन बॉटनी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में है और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। जी सर, जी। बचपन के बारे में बताइए सर। जैसे बचपन में कैसी आपकी एक्टिविटी थी, पढ़ने में कैसे थे? बचपन में मेरी जो एक्टिविटी है, मैं क्यूरियोसिटी वाला स्टूडेंट रहा हूँ। चीज़ों को देखना और फिर उनको परखना, फिर उनको ऑब्ज़र्व करना कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। इस तरह की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रहा है बचपन से ही। और बचपन में मैं थोड़ा शरारती भी रहा हूँ क्योंकि खेलने कूदने में भी बहुत मैं एक्टिव रहा हूँ। अच्छा। जी। और बचपन में सर सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते थे? बचपन में सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं अपने स्कूल लाइफ से करता था, क्योंकि स्कूल में जाना, स्कूल में पढ़ना या फिर कॉलेज में जाना या कॉलेज में पढ़ना, ये मेरा सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का और उसको कंप्लीट करना चाहिए हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को। जी सर। तो सर आपकी पढ़ाई के दौरान ऐसी कौन सी समस्याएं थीं जो आपको विचलित करती थीं, जिससे आप अपने मोटिवेशन के थ्रू कैसे मोटिवेट होते थे और कैसे उससे निजात पाते थे? पढ़ाई के समय में जनरली जो प्रॉब्लम आते थे वो आते थे, पैसे की प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से हैं। पैसे की कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई है जो डिस्ट्रक्ट की है कैरियर को मूव मोड़ने में, लेकिन हम अपने मोटिवेशन से डिस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं और अब किसी न किसी तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखे हैं और यहाँ तक आए हुए हैं। जी सर। और सर जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जी। तो ग्रेजुएशन के समय में युवाओं को ढेर सारी समस्याएं आती हैं। जी। जैसे ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। जी। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके और उपाय क्या आप बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के? युवाओं में जो जनरली आज के समय में जो यूथ है, उनमें सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है इंटरनेट का लत लग जाना, एडिक्ट हो जाना, मोबाइल का लत ले जाना या मोबाइल के प्रति एडिक्ट हो जाना। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज के समय में। मोबाइल या इंटरनेट हमारे बेहतरी के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए है, लेकिन आज के युवा इसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज के जो युवा हैं वो गलत रास्ते पे भी भटक रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मॉडर्न चीज़ों को देख के उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने कैरियर को या अपने आप को वहाँ पे स्पॉइल कर रहे हैं। उससे युवाओं को बचना चाहिए, उससे यूथ को बचना चाहिए। आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में आपकी मेंटालिटी कैसी थी, भावनाओं को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के? ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन या अपने पढ़ाई के दौरान, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन किया है। बॉटनी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो ज़्यादातर जो मेंटालिटी कहेंगे तो मेरा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और इंडस्ट्रियल जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें, इंडस्ट्रियल जो माइक्रोबायोलॉजी रहा है मेरा, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, लैब का सब्जेक्ट है। लैब में ज़्यादा टाइम अपना मैं वहाँ पे अपने टाइम को देता था लैब में, क्योंकि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंट तरह के लैब एक्टिविटीज़ होते हैं और उस लैब एक्टिविटीज़ को करना या लैब एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रहना, ये मेरा पैशन रहा है। मेरा आज भी ये पैशन है कि मैं किसी इंडस्ट्री में, किसी लैब में काम करूं। ये मेरा ज़्यादा, इसके प्रति मैं ज़्यादा पैशनेट रहा हूं। तो मैं जो अपने ग्रेजुएशन के दौरान ज़्यादातर
जो एजुकेशन है या ज़्यादातर जो पढ़ाई है वो लैब के माध्यम से, लैब में बिताना पसंद लैब करते में थे। ज़्यादातर अपने टाइम को स्पेंड करना मैं ज़्यादा अच्छा समझता था। ग्रेजुएशन के टाइम के दोस्त या फ्रेंडशिप जो होती है वो कैसी होती है? हाँ, ग्रेजुएशन के टाइम में जो दोस्त होते हैं, अगर अच्छे दोस्त मिल गए तो अच्छे हैं, अगर अच्छे दोस्त नहीं मिले तो दिक्कत है। अच्छी संगत में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। अगर आप दोस्त में अपना टाइम वेस्ट करेंगे या दोस्त के साथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो अपना पूरा टाइम आप वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो बात का जो जीवन होता है, आपके कॉलेज लाइफ जो जीवन होता है, आपके स्ट्रगल आपके लाइफ के लिए स्ट्रगल जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा दोस्ती में या ज़्यादा दोस्त की तरफ रुझान ना करके अपने कैरियर में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें, अपने कैरियर को अपना टाइम ज़्यादा दें, दोस्त को ना दें। जी, लेकिन दोस्ती करना सही है या गलत? दोस्ती इस पे तो दोस्ती करना सही है, लेकिन जब अच्छे दोस्त मिले तब। 1000 दोस्त रखने से बढ़िया एक दोस्त रखिए, एक दोस्त को चुनिए जो आपके लिए बेटर हो। जैसा कि ग्रेजुएशन लाइफ में आज के युवा वर्ग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं प्यार जैसे इमोशंस को लेकर के, तो उसको कैसे आप देखते हैं? इस टॉपिक पे तो ज़्यादा जो इमोशंस शो करते हैं, या जैसा फिर कि आप डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाए हैं तो बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे, हाँ, इसमें आपकी जो पर्सनल भी कुछ व्यू होंगे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं या फिर जो इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, वो जनरली अपने कैरियर को स्पॉइल करते हैं, क्योंकि ये कोई भी कैरियर में साथ देने नहीं आएगा। तो इस तरह के डिस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। और जो एक तरह से जो आज के समय में जो युवा प्यार या मोहब्बत कह रहे हैं, वो ऐसा कुछ होता नहीं है। उससे परे रह के अपने कैरियर से ज़्यादा प्यार करिए, अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करिए, अपने लोगों से ज़्यादा प्यार करिए, क्योंकि जीवन में वही आपके साथ आएंगे। जो स्कूल या कॉलेज लाइफ में जो लोग रहते हैं वो जीवन में काम नहीं आते हैं। बहुत रेयर केस में कोई काम आ गया तो आ गया, जनरली आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपका कैरियर ही आपका काम आएगा। तो इससे बचना चाहिए। जैसा कि हमें पता चला है कि आप वैसे लोगों की बहुत हेल्प करते हैं जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, पैसे में कमज़ोर हैं, तो ऐसी कोई घटना जो आपको प्रेरित करती हो ऐसा करने पर? बिल्कुल, मेरा मानना है कि कभी भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है या फिर कोई इस तरह के प्रॉब्लम में फंसता है, तो अगर आप ऐसी एबिलिटी में हैं, ऐसे संसाधन में हैं, तो उसका ज़रूर हेल्प करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग अपने कैरियर से पीछे हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है या उसको आर्थिक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप अपने औकात के हिसाब से, अपने समृद्धता के हिसाब से आप उसका ज़रूर मदद करें। जी। अच्छा सर, आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की हैं? लोक सेवा आयोग ही है ना? जी, लोक सेवा आयोग का ये जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, ये एग्ज़ाम जो है ये 2020 में दिसंबर में ये फॉर्म लोक सेवा आयोग के द्वारा रिलीज़ हुआ था। और इसकी जो परीक्षा हुई थी, प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर 2021 को हुआ था। और इसका जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 13 मार्च 2022 को हुआ था। तो ये तो हो गई आपकी पढ़ाई और समस्या और कैरियर को लेकर के बातें। आप जैसा कि आपको लैब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जी, तो इसके बाद जैसे आपको जॉब लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, जी, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? मैं अभी अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करूँगा। आफ्टर द जॉब मैं CSIR नेट की प्रिपरेशन करूँगा, CSIR नेट क्वालिफाई करूँगा और रिसर्च के लेवल पे और हायर लेवल पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पढ़ने का रूटीन कैसा रहना चाहिए कि युवा का? जैसे अगर जो 12th पर देखा जाए, 12th जो होता है 9, 10th, 11, 12th के बच्चों में पढ़ने का जो रूटीन है, आप टाइम टेबल बना के ना पढ़िए, क्योंकि टाइम टेबल ज़्यादातर फॉलो नहीं होता है। आप सब्जेक्ट की जो कठिनाई है, जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा टाइम दें और एक टॉपिक अपने सिलेबस से उठाएं और उसको कंप्लीट कर लें। चाहे वो टॉपिक आप 2 घंटे में कंप्लीट करें या 2 दिन में कंप्लीट करें। पर डे आप एक ऐसा टॉपिक चूज करें और उस टॉपिक को कंप्लीट करें।
मेरा ऐसा मानना है। तो आप इसी तरीके से अपनी हाँ, पढ़ाई पूरा मैं करते इसी थे। तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखा हूँ। अब मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, उस टॉपिक को कंप्लीट प्रिपेयर करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाता हूँ, उसको प्रिपेयर करता हूँ। अच्छा, फिर कभी आपको ऐसा लगा पढ़ने का ना मन करना, या फिर किसी की याद आना घर पे, और जैसा कि आपने बताया कि फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस रहे हैं, जी तो कभी हारने का मन किया या फिर चीज़ों को बंद करके जॉब करने का मन? वैसे तो आप टीचिंग करते ही थे, जी फिर भी इतने प्रेशर के बावजूद आपने तैयारी किया और ऐसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को निकाला। जी तो आज के समय में युवा, चूँकि भारत में तो हमको लगता है 70% युवा जो हैं फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से पढ़ाई रोक देते हैं। जी तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से पैसे का मैनेजमेंट करके कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कि खुद को वहीं रोक करके जॉब में चला जाना चाहिए, देखिए फैमिली में जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, या फिर देखिए क्या कैसे? मेरा मानना है कि अगर आस्था है तो बंद घर में भी रास्ता है। और अगर आप ये ठान ले कि नहीं हमको आगे बढ़ना ही है, हमको अपना कैरियर डेवलप करना ही है, तो पैसा जो है, पैसे की प्रॉब्लम तो आएंगी। इकोनॉमिकल कंडीशन आपका ख़राब है, आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे, लेकिन उसको आप उस इकोनॉमिकल कंडीशन को भी आप सप्रेस कर सकते हैं। उस इकोनॉमिकल कंडीशन को भी आप दरकिनार करके अपने करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को, आर्थिक अपने कमजोरी को ही अपना हथियार बना ली हैं। मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, और वो इतने प्रॉब्लम में थी कि उनकी बहन दूसरे के घर में जाके नौकरी करती थी, और जो पैसा मिलता था उससे वो पढ़ाई करती थी। और जब उन्होंने पढ़ाई कर लिया तब वो अपने बहन को पढ़ाई। तो ऐसे ही अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो आदमी कहीं न कहीं से अपना रास्ता निकाल लेगा। पैसा जो है वो मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक जो पैसा होते हैं वो आपके कैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप स्टेबल हैं, अपने कैरियर के प्रति फोकस्ड हैं, तो वो जो पैसा है वो भी दरकिनार हो जाएगा। कोई न कोई आपका हेल्प करने वाला मिल जाएगा। अगर नहीं भी हेल्प करता है तो भी आप, आज के समय में इंटरनेट है, आज के समय में फ्री लर्निंग बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट हब्स हैं जहाँ पे कम से कम पैसे में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। इंटरनेट, इसीलिए मैंने कहा कि इंटरनेट जो है हमारे बेहतरी के लिए, इंटरनेट पे बहुत से ऐसे साइट हैं, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पढ़ाई के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, जैसा कि ये सारी बातें हुई कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए। आपकी सर शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी जो है वो 2018 में ही हो गई, जून 2018 में मेरी शादी हुई है, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद देखिए कोरोना आया। कोरोना में मैं पूरे 15 महीना बेरोज़गार रहा। उसी बेरोज़गारी में मेरी बड़ी बेटी का तबीयत ख़राब हो गया, और उसके तबीयत ख़राब होने में जो भी मेरे पास सेविंग रहे वो सारे सेविंग मेरे चले गए। मेरी बेटी का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसकी सर्जरी हुई, उसमें मेरे सारे पैसे चले गए। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, और फाइनली लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफ़ाई किया। जी सर, परिवार और पैसे को आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से? परिवार को मैं देखता हूँ, जो फैमिली है, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली, कभी भी अपने फैमिली को जोड़ के रखिए, अपने फैमिली को तोड़ के न रखिए, क्योंकि फैमिली एक ऐसा संस्था है जहां आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता है, हमेशा आपको उठाने का काम करती है। अगर आपके फैमिली में अगर कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपसे नाराज़ है, तो समझिए कि आपका एक अंग जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए अपने फैमिली मेम्बर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को जोड़ के रखिए, उनको तोड़ के न रखिए, जिससे आपको एनर्जी मिलेगा और जिसमें आप अपने सुकून को देखेंगे अगर आप अपने परिवार को जोड़ के रखें। और जहाँ तक पैसे की बात रही, तो होता है कभी कभी पैसे का उतार चढ़ाव जीवन में आता है, तो उस उतार चढ़ाव को भी आप अपने फैशन से, अपने विल पावर से मैनेज कर सकते हैं।
पैसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी किसी स्थिति में, किसी किसी कंडीशन में पैसा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस समय आप अपने विल पावर से अपने परिवार में और पैसे के बीच में स्थापित कर सकते हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। आपके नज़र में सर प्यार क्या चीज़ होता है? प्यार जैसे भावनाएं क्या चीज़ होती हैं, और नफ़रत जैसी भावनाएं क्या होती हैं? मेरे नज़र में जो प्यार है, प्यार का मतलब होता है दो लोगों को आपस में जोड़ना। अगर कोई भी है, दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे आप किसी इंसान से जुड़े हुए हैं या किसी पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे का आप ज़रूरतें को पूरा करते हैं, फ़िक्र करते हैं, दूसरे का केयर करते हैं, यही प्यार है। और नफ़रत जैसी भावनाएं या घृणा जैसी भावनाएं? बहुत सारे लोग हैं अपने दिमाग में नफ़रत को पाल के रखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि नफ़रत को पाल के ना रहे, कि नफ़रत जो है हमेशा डिस्ट्रक्ट करती है, नफ़रत हमेशा बर्बाद करती है, आदमी को खोखला बनाती है। इसलिए नफ़रत को अपने दिमाग में ना रख के और इस रूहे ज़मीं पे अपने आप को प्यार में तब्दील करें और एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जीना सीखें। और सर आज के समय में जो है धर्म जैसी तरह तरह की बातें होती रही हैं, तो आप उस पर कैसे मेरा नज़रिया क्या मानना है कि आपका? मैं सर्वधर्म समभाव की रखता हूँ। सभी धर्मों का मैं समान आदर करता हूँ। सभी धर्म अपने आप में बहुत अच्छे हैं। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप गलत करिए या फिर आप आपस में लड़िए। हर धर्म में अच्छी चीज़ें हैं, आप उस अच्छी चीज़ को लीजिए, बुरी चीज़ को ना लीजिए, अच्छी चीज़ को ग्रहण करिए और जो बुरे चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, उसको अपने आप से दूर रखिए। धर्म तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर धर्म को आदमी मानता है तो एक दूसरे से नफ़रत रहेगा ही नहीं, सिर्फ प्यार रहेगा, सिर्फ सद्भावना रहेगी, सिर्फ परोपकार की भावना रहेगी। जी सर, तो आप किस डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे और वहाँ पढ़ाने का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं एक कुशीनगर में ही एक डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे मैं एक डिग्री कॉलेज में मैं 5 साल बॉटनी पढ़ाया हूँ, एक डिग्री कॉलेज में मैं 1 साल बॉटनी पढ़ाया हूँ, फिर एक इंटर कॉलेज में सीबीएसई कॉलेज में मैं 2 साल पढ़ाया हूँ और अभी भी सीबीएसई कॉलेज में पढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया हुआ है। जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा मैं अपने सीबीएसई स्कूल को लीव कर दूँगा और अपने जहाँ भी हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा वहाँ मैं ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा कोई छात्र जो आपसे बहुत लगाव से जुड़ा हुआ हो? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे छात्र हैं जो मुझसे बहुत लगाव रखते हैं और मैं भी उनसे बहुत लगाव रखता हूँ। ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लाइन है जो छात्रों का लगाव मेरे प्रति रहा या मेरा उनके प्रति लगाव रहा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, पुलिस सेवा में हैं, टीचिंग सेवा में हैं, पैरामेडिकल्स में हैं, जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं। जी सर। अच्छा सर, आपको कभी रिग्रेट नहीं फ़ील हुआ कि हाँ मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, या मेरे लिए ही ऐसा ईश्वर या अल्लाह जो भी मानते हो आप क्यों किए, ऐसा कुछ रिग्रेट फ़ील होना और अजीब सा फ़ील होना ऐसा हुआ कि नहीं आपसे? अगर जो होता था तो क्या करते थे? हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि जब पैसे की प्रॉब्लम आती थी तो आदमी सोचता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा रहता तो मैं ये कर लेता, वहाँ चला जाता, यहाँ पढ़ लेता। लेकिन मैं मानता था कि जो मुझे ऊपर वाले ने जो दिया है मैं उसी में सब्र रखूं और उसी में अपने कैरियर को आगे बढ़ाऊं। और हमेशा एक मोटिवेशन रहा है ऊपर वाले की तरफ से कि जो आपको मिला है उसमें आप ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करें, उसी में आप बेटर करने की कोशिश करें। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो बेटर कर रहे हैं, उनसे तो हम बेटर ही हैं, उनसे तो हम बेटर हैं और अपने आप को बेटर करें। जी जी। और सर जैसे मान लीजिए अभी तो ये हमारी दिनचर्या आपकी कैसी रही उसके बारे में? जैसे पढ़ाई टाइम में कभी कभी होता है कि मन नहीं करता है पढ़ने के लिए, तो पहले के टाइम में तो उतना मोबाइल का यूज़ भी नहीं था, मोबाइल का चलन तो अभी चला है 4G जैसे। दिनचर्या तो मेरा ऐसा रहा है कि जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था मैं 20 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, और 20 किलोमीटर साइकिल चलाने में उस समय ऐसा कंडीशन रहता था कि फुल स्वेटर भी नहीं रहता था, हाफ स्वेटर पहन के जाते थे, लेकिन एक मोटिवेशन रहता था, एक इंस्पिरेशन रहता था कि हमको कुछ बनना है, हमको कुछ करना है।
और उसी इंस्पायरेशन, उसी मोटिवेशन के थ्रू आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे, इससे आगे भी पहुँचने की मेरी जो जर्नी है अभी स्टार्ट ही है। जी, आगे पहुंचने की जर्नी आपकी स्टार्ट है। मान लीजिए एक टाइम आएगा कि आप ओल्ड हो जाएंगे, जी। तो ओल्ड होने के बाद की क्या प्लानिंग है, क्या करने का? ओल्ड, मेरा मानना है कि जब तक आपका जब तक आप अपने मन में ये रखे हैं कि मुझे और आगे बढ़ना है, तो और आगे बढ़ते रहिए, कभी स्टॉप ना हुई। अभी मैं जीआईसी लेक्चरर हूँ, मेरा कोशिश आगे रहा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, उससे भी मेरी आगे की कोशिश रहेगी कि उससे बड़े जो रैंक्स होते हैं, उससे बड़े जो पोस्ट होते हैं, उसको भी मैं अचीव करूँ। और उसके बाद से अगर जब रिटायरमेंट होते हैं तो मेरा यही मानना है, मैं एक टीचर हूँ और मेरा मानना है कि मैं अपनी सर्विस को हमेशा देता रहूँ, अपने उम्मत को हमेशा आगे बढ़ाता रहूँ, उनको सर्विस देता रहूँ। जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएँ, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनको आगे बढ़ाएँ। यही इस दिशा में आगे आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, या मैं और भी ऐसे, आगे जाते हैं, तो बिल्कुल, क्या करेंगे आप? मैं ऐसे गरीब बच्चों को चुनूंगा जिनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, ऐसे बच्चों को मैं चूज़ करूंगा और उनको आगे बढ़ाऊंगा। जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, उस पहुँच से मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा, उनको आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, पैसे जैसी भावनाएं आपके पास साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे वर्ग में जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कहीं ना कहीं वो गरीब लोगों को या गरीब परिवार के बच्चों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, कैसे यूथ चेंज होने पर या फिर फैमिली बैकग्राउंड चेंज होने पर क्यों बदल जाती है? अब बदलती है तो सही है या गलत है? देखिए, आज तक आप देखेंगे कि जितने भी महान लोग हुए हैं वो गरीब तबके में हुए हैं। जी। वो गरीबी को नज़दीक से देखे हैं, वो प्रॉब्लम को नज़दीक से देखे हैं, इसलिए उनकी फीलिंग्स को वो समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को फील करते हैं। जो बड़े घर में पैदा हुए हैं, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको कभी इस तरह की चीज़ों को इस तरह के प्रॉब्लम को फील नहीं किए हैं, इसलिए ऐसे लोग हेल्प करने से भागते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को दिया, उनको तो खुल के आगे आना चाहिए। और जो गरीब लोग हैं और जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, साम्यवादी विचारधारा रखना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और देश के लिए कुछ करना रहे आपको, एक दिन के लिए कुछ बड़ी पोस्ट दे दी जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं कोशिश करूँगा कि सारे लोगों की गरीबी को मैं दूर कर दूँ। ये सारे जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर कर दूँ, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर कर दूँ, जो बीमार हैं उनको बीमारी को दूर कर दूँ। उनके लिए मैं कुछ ऐसा करूँ, जैसे आज के समय में देखिए जो डॉक्टर हैं, पढ़ तो लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, लेकिन जो उनकी जहानियत, जो रूहानियत, वो ख़त्म होती जा रही हैं। आप देखेंगे कोरोना में 70-70 लाख के बिल आए हुए हैं। ऐसे डॉक्टरी पढ़ के कौन सा फ़ायदा है कि आप 70 लाख का बिल दे दीजिए, आप गरीबों का सेवा नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा एजुकेशन दिया जाता है कि आप गरीबों का सेवा करिए। तो मेरा मानना है कि अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास पैसा है, तो मैं उससे गरीबों की सेवा करूं, जो लाचार लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश करूं। जी, तो कहीं ना कहीं आपकी भावना जुड़ी हुई है गरीबों लोगों को, जो मानवता से, कहीं ना कहीं आप मानवता को सबसे आगे रखते हैं। बिल्कुल। और सबको मानवता जो है, एजुकेशन, मैनकाइंड, ये मेरे लिए सबसे प्राथमिकता पे है, सबसे प्राइमरी मेरे एक्शंस हैं, प्राइमरी रोल है कि मैं जहाँ पे भी रहूँ मानवता की सेवा करूँ, गरीबों की सेवा करूँ, जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही एजुकेशन भी कहता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके एजुकेशन का यही मतलब है कि आप जो कमज़ोर लोग हैं उनको अपने एजुकेशन से बेहतर बनाएं। जी सर, अगर जो आप कुछ बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस में, तो कुछ बताएं, कुछ अलग चीज़ें। अपने एक्सपीरियंस में तो यही मैं बताना चाहूँगा कि आप स्ट्रगल करिए, कभी स्ट्रगल से थकिए नहीं, कभी उससे भागिए नहीं, और सब्र रखिए। सब्र जो है इंसान को जन्नत की ओर लेके जाता है। सब्र रखेंगे, आज नहीं तो कल आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा, अपने करियर में आप अच्छा करेंगे। और ईमानदारी रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करते रहिए।
सबसे बड़ी समस्या तो आज की यही है कि लोगों का क्लियर विज़न नहीं है कि हमको कैसे क्या करना है। बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ी एजुकेशन समस्या यही हमारा है हमारी। एजुकेशन सिस्टम भी तो ऐसा है, वो हम अपने बच्चों को ऐसा बताते नहीं है कि तुमको किस फील्ड में जाना है, बस उनको एक ढर्रे पे लेके जाते हैं कि तुमको ये पढ़ाई करना है। अब ये तो बिल्कुल है, अपने विज़न को आप सेट रखिए, अपने विज़न को आप क्लियर रखिए कि हमको क्या करना है, और अपने विज़न को सेट करिए, क्लियर करिए, फिर उस पे अपना पूरा जान झोंक दीजिए, अपने पूरी एनर्जी को उस विज़न पे एलोकेट कर दीजिए, फिर देखिए आपको सफलता क्यों नहीं मिलती, ज़रूर सफलता मिलेगी। कहीं न कहीं सफलता लेट मिलने पर लोग परेशान हो जाते हैं, कितने लोग छोड़ भी देते हैं। बिल्कुल। तो आपके अनुसार छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना अपने। नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। कहा जाता है पेशेंस का बांध टूट गया। पेशेंस के बात को तोड़ के मत रखिए, पेशेंस के बात को बांध के रखिए, और इतना बांधिए कि वो कभी टूटे ही ना। जी। और